हेलो एवरीवन, देखिए इससे पहले जो हमने टॉपिक किए हैं वो क्या किए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो करेंगे ओम्स लॉ के बारे में बात। ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, क्लास 10th में, लेकिन फिर भी अब आपके पास यहाँ टॉपिक है तो हमें करना पड़ेगा। ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, और करंट डेंसिटी क्या होती है। और हम ओम्स लॉ का प्रूफ भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पर जो ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से हम लिखते हैं ये भी हमें करना है, ठीक है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो ओम्स लॉ से रिलेटेड ही है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है, आपको पता है, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, है ना। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर क्या जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की क्या बोलते हैं हम उसको, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आई आर इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ओम्स लॉ में, जब हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया उसी के ही प्रोपोर्शनेट में क्या बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन तब कहानी क्या है यहाँ पर, जब फिजिकल कंडीशंस क्या रहे, रिमेन सेम। फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्योंकि अगर देखो आप खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ रहा है कहीं पर, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, मान लो आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बताओ जरा, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, अंदर कोलिजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो ऑफ करंट में, ठीक है ना। तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर क्या हो गया, कोलिजन भी बढ़ा। कोलिजन बढ़ रहा है तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होती है, ये हमें पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जो बोलते हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है। याद है आपको, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर आपको याद है वी डी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, ई यहाँ पर हम पोटेंशियल की टर्म्स में लिख दें वी टाउ बाय एम एल, ये था। तो देखो जब हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है तो मतलब ये रिलैक्सेशन टाइम इनका क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्वियस ही बात है, वेलोसिटी कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, करंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि मेन कहानी क्या है इसमें समझने की, जो ओम्स लॉ में, कि फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। नोट में लिख देते हैं हम यहाँ पर, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर आर क्या है, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ लो, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर क्या है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो ये इसके एंड हो गए ना, तो ये बोलते हैं इसके अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये हमने मान लो पोटेंशियल दिया तो इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे वो कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, ठीक है। तो करंट उसके अपोजिट में फ्लो करता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सीधी सी बात है, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू में आई आर आता है। आर क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये वही कहानी है क्या, कि जब आपकी फिजिकल कंडीशंस क्या है, सेम है, तब की बात है, क्लियर। क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेजिस्टेंस भी बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो वाली बात है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है कहानी। उसके बाद हम ओमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स कौन से हैं, नाम से पता चल रहा है क्या, जैसे कि हमारा हम बोलते हैं ना कि ओम्स लॉ में क्या बोलते हैं हम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओमिक कंडक्टर कौन से हैं, जो कि इसको फॉलो करें ओम्स लॉ को, तो वो ओमिक कंडक्टर हो गए। नॉन ओमिक कौन से होंगे, जो कि ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाली कहानी को फॉलो करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, कि अगर मान लीजिए हमारे पास पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, मान लो 4 का, और करंट है हमारे पास मान लो 10 का, ठीक है।
अब मान लो हमने पोटेंशियल डबल किया तो करंट भी डबल हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। ऐसा नहीं होता, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि जितना पोटेंशियल है उतना ही करंट है, कि 4 पोटेंशियल है तो करंट भी 4 होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्या है यहाँ पर कि बढ़ेगी वैल्यू उसी प्रोपोर्शनेट में, ठीक है ना। अगर ये पोटेंशियल डबल हुआ है यहाँ पर तो करंट भी डबल हो जाएगा, ये मतलब होता है। क्लियर है? तो देखो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I में आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है कि जो आपके पास देखो इस तरीके से डायग्राम बनता है हमारे पास V का और I का, VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो इसमें क्या आती है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आती है। क्लियर है इतनी बात? V और I में क्या बनता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता ही है ये चीज़, ये हमारा क्या बनता है, I के साथ हमेशा थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है जो स्लोप होता है इसका वो क्या बनता है हमारे पास, P/B। तो P क्या होगा इसका, देखो यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये इसका V ही होगा, ठीक है ना। इतना V है तो ये वाली चीज़ V वाली है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस, तो P/B यानी कि क्या आता है हमारे पास, V/I। ये तो पता है ना स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप V/I, और जो कि होता है हमारा R के इक्वल होता है। यहाँ से देख लो आप, V/I करेंगे तो वो R के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो स्लोप होता है हमारे पास VI कर्व्स का ओमिक में क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, यानी कि फिक्स रहता है ये रेजिस्टेंस। इन केस में देखो कैसे, मान लो यहाँ पर 5 का करंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये 10 का पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो इस तरीके से, मान लो ये 10 का है और ये 20 का है, ठीक है, हर पॉइंट पर। तो देख लो यहाँ पर भी 10/5 करोगे तो कितना आ रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा। 10/5 करोगे 10 V हो गया और I ये हो गया। ऐसे ये 20 है, ये 10 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब सिर्फ ये समझाने की बात थी आपको, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि रेजिस्टेंस इनमें क्या रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है, ओमिक में ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी प्रोपोर्शनेट में क्या है, आपका करंट बढ़ता है जिस प्रोपोर्शनेट में यहाँ पर आपका पोटेंशियल बढ़ता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्वेश्चन करते भी थे, यहाँ मेनली कहानी क्या है, जैसे यहाँ पर देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। ये जैसे आपके पास ये V है और ये I है, ठीक है। यहाँ आपको ऐसे 2 कर्व दे दी स्ट्रेट लाइन की, ये दे दिया R1 और ये दे दिया R2। आपसे पूछे बताओ रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा है या रेजिस्टेंस 2 ज़्यादा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी कहानी याद रखो, जिसका थीटा बड़ा है, थीटा देखना है आपको I से हमेशा, ठीक है। थीटा देख लो, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो किसका थीटा बड़ा है, R1 का बड़ा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा है। क्लियर है? इसको बिल्कुल ईजी वे में समझने का यही इसका तरीका है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। थीटा हमेशा I से देखना है, ये हमेशा आपको बात ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा और क्या तरीका हो सकता था इसको देखने का, जैसे मान लो यहाँ पर मानते हैं हम इसको, देखो जैसे मान लो ये मैंने एक वैल्यू ले ली किसकी, V की, ये मान लो 10 है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये है कितना, 5 है, और यहाँ पर मान लो ये कितना है, 10 है। तो अब देखो V/I करोगे, 10/5 2 आ रहा है, और इसके लिए भी 10 ही है, ये 10/10 1 आ रहा है, तो ये कम है। तो ये मतलब आपको समझना है। इसी में ही अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लेता, देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। मेन है थीटा से आपने देखना है करंट को, जिसका थीटा बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता आपके पास, देखो ध्यान से, यहाँ आपको V दे देता और यहाँ पर I दे देता, और ये ऐसे दे देता, ये R1 है, ये R2 है। अब कौन सा होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा, देखो ये थीटा I के साथ ही देखते हैं, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, कौन सा थीटा बड़ा है, R2 वाला। तो यानी कि इस केस में फिर R2 ग्रेटर देन R1 हो जाता, ठीक है। ये तो ट्रिक है याद करने की, नहीं तो आप वैसे भी आप इसको सोच सकते हो। देखो मान लो मैं यहाँ V से एक वैल्यू लेता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है, या यहाँ पर हम I की वैल्यू लेते हैं, देखो I की वैल्यू ले लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये कितनी है, 5 है, यहाँ पर ये 5 वोल्ट हो गया और यहाँ पर ये 10 वोल्ट हो गया। तो देखो यहाँ पर 5/5 1 बन रहा है R1 के लिए, ठीक है, और इसके लिए देखो कितना बनेगा हमारे पास, 10/5 2, ठीक है, 2 ओम का आएगा रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या है यहाँ कहने का कि इस तरीके से भी देख सकते हो, नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, आप थीटा चेक करो किसका बड़ा है I के साथ, तो उसी का ही रेजिस्टेंस हम कहेंगे ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक। तो ये था ओमिक कंडक्टर के बारे में, ये तो आपने पढ़ ही रखा था पहले भी। नॉन ओमिक जो है वो नया है आपके पास, क्या है, जो कि ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को। तो इसमें देखो जरा किस तरीके से बनता है ग्राफ आपके पास। देखो जैसे मान लो ये है आपके पास V और ये है क्या हमारे पास I का, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है जी, ठीक है, यहाँ तक मान लो ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इस तरीके से चल जाएगी, ये देखो स्ट्रेट ऐसे जा रही थी लेकिन बाद में ऐसे, मतलब इसमें हुआ क्या, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हो लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। करंट देख लो यहाँ पर इस पोजीशन पे, मान लो यहाँ 10 एम्पियर का है तो ये 10 का फिक्स हो गया। आप चाहे पोटेंशियल देते जाओ, पोटेंशियल तो आपका बढ़ता जा रहा है ऊपर, लेकिन करंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर है। तो ये क्या है, हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें अगर इसमें नॉन ओमिक में, तो एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें क्या आ गए आपके, जैसे सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स में क्या आ गई आपके पास, बताओ, डायोड आ गए, ठीक है, ट्रांजिस्टर आ गए, इस तरीके से। क्लियर है। जैसे डायोड की हम अगर वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाएं तो वो कैसी बनती हैं, देखो इस तरीके से बनती हैं। वैसे तो आपको बाद में ये जो होंगी सारी क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ से देख लो, देखो ये बनता है आपके पास, ये V होता है हमारे पास, यहाँ पर ये I होता है। तो इसमें देखो क्या होता है आपके पास, आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग में चलती है। अभी आगे सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें पता चलेगा। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में चलती है, इधर वाली ये रिवर्स बाइसिंग में चलती है। अभी पता चलेगा फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होती है, तो बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये कर्व समझ लो, इस तरीके से ही क्या हो रहा है, आप देखो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर क्या हो गई आपके पास, करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर होता है, इसमें रिवर्स बाइसिंग में भी ये इस तरीके से चलता है और फिर यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है हमारे पास ग्राफ सेमीकंडक्टर्स में डायोड के लिए, ठीक। तो ये हम बोलते हैं क्या, VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड बोलते हैं हम यहाँ पर ये, ठीक, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की। और ओमिक कंडक्टर में आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, यहाँ पर इसमें हम यहाँ सर्किट्स की जगह क्या कर देते हैं, कंडक्टर्स कर देते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स। और एग्जांपल इसमें जैसे आप कोई मटेरियल की बात करो तो जैसे सिल्वर हो गया, है ना, कॉपर हो गया, इस तरीके से ये सब क्या है, हमारे ओमिक कंडक्टर ही आते हैं, ठीक है। इनमें क्या रहता है, ये आपके पास बताओ क्या है इसमें, कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, हमारा I रहता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब बहुत लार्ज करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, क्या कहते हैं हम, बहुत ही लार्ज करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, तब यहाँ पर हीट बढ़ जाती है। अब हीट का आपको फॉर्मूला पता है, जैसे H इक्वल टू क्या होता है, I² RT। देखो करंट बढ़ा तो हीट बढ़ गई। अब देखो यहाँ पर एक नई कहानी क्या है कि हीट बढ़ती है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये तो आपको पता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरह से हीट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलिजन अंदर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ऑब्वियस बात है, किसी चीज़ का रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया आपने, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया अगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशंस चेंज हो गई ना, ठीक है। तभी तो हम बोल रहे थे क्या कि फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लार्ज करंट फ्लो हुआ तो हीट आ गई। हीट आ गई तो उसकी वजह से कॉलिजन क्या हुआ, और ज़्यादा हुआ। कॉलिजन आने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। एक तरह से यही आप बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ से देखो, अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और I क्या है, इन्वर्सली है। तो अभी इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ी सी कर्व भी बन जाती है ये ऐसे इधर को, थोड़ा कम भी हो जाता है करंट। क्लियर है इतनी बात। तो स्ट्रेट लाइन की बजाय जैसे हमें कर्व भी मिल जाती है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह फिर बिहेव करने लग जाता है ओमिक वाला ही मटेरियल। क्लियर है। मैं अभी लिमिटेशन लिख देता हूँ इसकी, ये अभी आप करो नोट, फिर मैं इसकी लिमिटेशन लिख देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है कि जो लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, वो क्या है, वो क्या लिमिटेशंस होंगी, नॉन ओमिक सर्किट। जैसे हमने नॉन ओमिक के बारे में पढ़ा भी कंडक्टर्स की, ठीक है, तो वहाँ पर ओबे नहीं करता ओम्स लॉ को, तो ऑब्वियसली बात है नॉन ओमिक सर्किट्स हैं, यानी कि दस नॉट एप्लीकेबल ऑन द ऑल सर्किट्स। तो यानी कि जितने भी सर्किट्स बनाएंगे हम, उन सभी पे अप्लाई नहीं होगा ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन ओमिक सर्किट्स भी होंगे जो कि ओबे ही नहीं करते ओम्स लॉ को। तो ये चीज़ देखो किस तरीके से हमने बनाई है यहाँ पर कि V है और I है। ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था कि ऑब्वियस सी बात है, जब लार्ज करंट फ्लो करता है, जो ये नॉन ओमिक सर्किट्स में जो कहानी आ जाती है कई बार
कि एक तो हो गए जैसे डिवाइसेस ही, जैसे हमने बता दिए थे कि डायोड हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स में, वो तो चलो है ही है, लेकिन जो ओमिक हैं हमारे मटेरियल, ठीक है, उनमें भी अगर हम लार्ज करंट फ्लो करवा देते हैं तो वो भी फिर क्या करते हैं, ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को। देखो उसमें रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी, ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, जिसमें H हीट है, I क्या है हमारा करंट है, R रेजिस्टेंस है, T हमारा टाइम होता है, ठीक है। तो जब लार्ज करंट फ्लो किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से क्या होगा, अंदर कोलिजन बढ़ेंगे। कोलिजन बढ़ने का मतलब क्या है, रुकावट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, तो यानी कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो R इज इक्वल टू में V अपॉन में I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, या नहीं। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो वही हो रहा है, देखो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन जब लार्ज करंट आ गया इसके अंदर, तब क्या हुआ, हीट आ गई, ठीक है। हीट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस की वजह से फिर क्या हुआ, देखो ये करंट क्या होने लग गया आपके पास, पहले स्टेबल हुआ एक ही जगह, और चाहे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, यहाँ पर देखो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू यहाँ पर देख लो, मान लो ये 10 एम्पियर है, ठीक है, ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, 10 एम्पियर तक बढ़ा यहाँ तक। तो अब देखो ये आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन ये 10 एम्पियर है और थोड़ा और कम ही होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग टेक प्लेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेट लाइन वी गेट अ कर्व। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हमें पता ही है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में हमें क्या लगता है कि शायद हम बाहर से कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो भी लगाते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, जिन सर्किट्स में कि हमारा करंट ज़्यादा है, अब हमें उसको कम करना है, तो बाहर से भी रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। लेकिन जो मटेरियल, जैसे हम कहें जो वायर्स हैं, है ना, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी तो है उस मटेरियल की। वो क्या है कि वो रेजिस्ट करेंगे किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि करंट को रेजिस्ट करेंगे, यही मतलब हुआ। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अभी बताएंगे कि क्यों होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन जो भी आप मटेरियल लोगे उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। वो अलग बात है, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू में V अपॉन में I। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? R इज इक्वल टू में V अपॉन में I लिखते हैं, ठीक है। तो जो कोज है रेजिस्टेंस का, या इसमें हम पहले इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, याद रखना, ओम। क्या बोलते हैं हम इसको, ओम बोलते हैं रेजिस्टेंस का SI यूनिट। वैसे तो यहाँ से क्या बन जाता है हमारा, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन SI यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। उसके बाद देखो कोज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ें अगर, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कंडक्टर बनाओ, मान लो ये, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग बात है, वो पहले तो इधर उधर मूव कर ही रहे होते हैं, ठीक है, बिना बैटरी के। लेकिन बैटरी जब लगा दिया आपने तब ऑब्वियसली बात है ये इधर मूव करते हैं। लेकिन जब ये इधर मूव करते हैं तब भी तो इनमें कोलिजन होता ही है आपस में, या नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयन में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आयन मतलब क्या, आयन मतलब क्या, जैसे एटम है, एटम में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो उस पर मान लो जैसे ये कॉपर का है, वो प्लस आ गया, ठीक है, प्लस आया तो ये क्या बन गया, आयन आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो प्लस का मतलब ये है, तो आयन बन गया ये, ठीक है। तो वो तरीका है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन आयन के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने का इनका टाइम बढ़ जाएगा। कोलिजन हो रहा है, अब ये टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो टाइम बढ़ जाएगा ना। तो अगर टाइम बढ़ गया तो I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q/T। तो अगर टाइम बढ़ गया तो करंट के इन्वर्सली है, तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करंट घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? यही चीज लिखी हुई है कि इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी, कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आयन या इलेक्ट्रॉन एटम। ड्यू टू दीज कोलिजन्स टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज्ड। और हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, T बढ़ जाएगा तो I कम हो जाएगा। सो दैट करंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस्ड
एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स इनटू द प्ले। और यही कहानी फिर शुरू होती है रेजिस्टेंस की, इसी को यानी कि हम बोलते हैं रेजिस्टेंस की, करंट कम हो गया हमारा जैसे ही बैटरी लगाई, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है उस मटेरियल का, जो भी वो वायर है, जैसे कॉपर की है या हमारी एल्यूमिनियम की है। जैसे हम यूज़ करते हैं जो कॉपर की यूज़ करते हैं मोस्टली, है ना, वैसे तो सिल्वर की भी यूज़ कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस और कम होता है, लेकिन वो कॉस्टली बढ़ती है, ठीक है। और जो हमारी कॉपर है वो बेस्ट है किस चीज़ में, कॉस्ट वाइज भी और रेजिस्टेंस भी उसका ठीक है, कम। क्लियर है, इतना भी मतलब वो नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब हम यूज़ में लेते हैं उसको। फिर एल्यूमिनियम आ जाती है, उसका थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी यूज़ होती है, कई सस्ती चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं उनमें कॉपर यूज़ होती है। क्लियर है, जैसे आपने मोटर वगैरह देखी होंगी तो उनमें कहते हैं ना वाइंडिंग कॉपर की है, जैसे फ़ैन लेने जाओ या कोई मोटर लेने जाओ तो वो कहते हैं इसकी जो वाइंडिंग है ना वो कॉपर की है, और एक कहते हैं इसकी वाइंडिंग जी उसकी है, एल्यूमिनियम की है, ठीक है। तो वो फिर डिफरेंस आपका कॉस्ट में आ जाएगा, कॉपर वाली महंगी होगी, एल्यूमिनियम वाली थोड़ी सस्ती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे हमें पता है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, और रेजिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक। पहले इसको कर लो नोट, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो हम प्रॉपर इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या बनेगा। देखो, एक तो आपको पता है R = V/I होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की हम बात करें, मान लो ये कंडक्टर बनाया हमने, ठीक है। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा, मान लीजिए इसकी लेंथ है L और इसका एरिया है A। एरिया मतलब कि जैसे एक वायर को कंसीडर करो, वायर की लेंथ L हो गई और उसकी जो मोटाई है वो क्या हो गया, एरिया हो गया। क्लियर है, इतनी बात बताओ। तो ये चीज़ें आपको पता भी हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जैसे एक वायर है, लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। एरिया से समझो, एरिया ज़्यादा अगर तो रेजिस्टेंस कम। एरिया ज़्यादा से मतलब क्या, मोटाई ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर हमें ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तो वहाँ पर मोटी मोटी तारें लगती हैं। मोटी मोटी तारें क्यों लगी, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो R = में V/I से, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया बढ़ा हुआ है मोटी तार का और रेजिस्टेंस क्या हो गया वहाँ पर, कम हो गया, क्योंकि इन्वर्सली है, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ से। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि एरिया के इन्वर्सली इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करें अगर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा रो। रो इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यहाँ लिख देते हैं हम वेयर रो इज, रो बोलते हैं इसको, रो, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर, बताओ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, हमने जब ये फॉर्मूला पढ़ा था R = V/I, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V = में IR पढ़ा था, तो R हमने कहा था यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मटेरियल का, ठीक है। अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें यहाँ से, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ। फॉर्मूला आपको पता चली गया है, R = क्या है हमारे पास, वी नो R = में है रो L/A, ठीक है। तो यहाँ से हम जब रो की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये R के साथ A मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। मतलब रो की जो वैल्यू है वो ये आ गई RA/L। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर रो जो है हमारा RA/L है। अब आपके मन में आएगा जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, तो रेजिस्टिविटी भी शायद एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगी। यहाँ रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली है और इसके इन्वर्सली है, लेकिन ये चीज़ ना करना। क्यों ना करना, रेजिस्टिविटी क्या है, फिक्स है मटेरियल की, समझ रहे हो, वो मटेरियल की है, वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही। मान लो कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, ठीक है, और मान लीजिए एल्युमिनियम की इतनी है, तो वो उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक। वो फिक्स है आपकी मटेरियल टू मटेरियल। रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ और एरिया से, लेकिन सेम मटेरियल है अगर हमारा
और उसकी हम लेंथ और एरिया चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होता है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से एक डेफिनेशन बनाएं कि इफ़, अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन बनाएं, इफ़ एरिया इज़ 1 एंड एल इज़ ऑल्सो 1, देन रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। बताओ, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो रही है कब, ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। क्लियर है? तो ए भी 1 कर दिया हमने, एल भी 1 कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से बताओ। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? ऐसा यूनिट बता दो इसका, ऐसा यूनिट कहीं लिखेंगे ओम जी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया, नहीं, फॉर्मूला तो यहाँ से है ना, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर। तो यहाँ पर भी आप ये कर लेना, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गया मीटर में, ठीक है। तो एक देखो ये इससे कट गया ओम मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या है इसके यूनिट, ओम मीटर। क्लियर है? और हम इसको लिख सकते हैं ओम मीटर, इस तरीके से ओम का ऐसा साइन होता है। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो किसी भी तरीके की? तो ये चीज़ समझ में आई आपको? जो मेन बात क्या समझनी है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज होगा, लेकिन अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी चेंज कब होती है, जब मटेरियल ही चेंज कर दें, तो मटेरियल चेंज हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? करो इसको नोट, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए हैव द रेजिस्टेंस आर। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, हम देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन 1 में क्या कह रहा है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस आर है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो आर बन जाएगा उसका रो एल बाई ए, बिकॉज एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है। इस तरीके से ऐसे समझ लो आप, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल और एरिया है ए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ़ इट इज़ स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ। अगर इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया थ्राइस टू इट्स लेंथ, ऐसे, ठीक है। मतलब अब ये नई है लेंथ एल डैश और नया ही एरिया है ए डैश, तो यहाँ पर जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा रो। देखो रो नहीं चेंज होती, मैंने आपको यही चीज़ समझानी थी। यहाँ पर मटेरियल वही है, वही वायर है, उसी को 3 टाइम्स बढ़ाया, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रो यहाँ पर भी यही है और इस वाली में भी रो यही है, रो नहीं चेंज हो रही है। जैसे यहाँ हमारी लेंथ जो है एल डैश वो चेंज हो गई, 3 टाइम्स बढ़ाई है तो 3L हो गई, तो एरिया ए डैश भी तो चेंज होगा। कोई चीज़ आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लो, इसमें कोई चीज़ है आपके पास और आपने उसको स्ट्रेच किया तो लंबी के साथ साथ पतली भी तो हो जाएगी, होगी या नहीं? तो वही काम यहाँ है, लेकिन ए डैश हमें कैसे पता चलेगा? देखो जो यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की कहानी आप यहाँ से समझ सकते हो। वॉल्यूम का मतलब क्या है, मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरह से ये समझ लो आप, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी होंगे, क्योंकि वायर कोई कट नहीं की हमने चीज़, उसी को ही लंबा किया। जैसे ऐसे समझ लो, इसमें जितना पानी आना था इसमें भी उतना ही पानी आएगा, उसी को हमने बढ़ाया है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। मान लो इसमें 2 लीटर पानी आ रहा है तो इसमें भी 2 लीटर ही आ रहा है, तो वॉल्यूम वही है। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें V इज इक्वल टू में V डैश, V क्या होता है हमारे पास, एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया भी था ये पहले भी, कि जैसे मान लो कोई क्यूब है, ठीक, इस तरीके से, तो जैसे ये लेंथ हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो नीचे का हो गया एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और इसको मैं एरिया बोल दूँ, और ये हाइट हो गई, है ना, तो एरिया इंटू हाइट, या फिर यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ये एरिया हो गया और इंटू में एल हो गया, तो यही वॉल्यूम ही तो होता है। अब आप कहोगे एल कैसा है, बी और एच को ए मान लो और ये एल मान लो, वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर मतलब कहने का क्या है कि एरिया इंटू में एल क्या होता है, लेंथ, वॉल्यूम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम, बताओ, ए डैश इंटू में एल डैश। एल डैश की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 3L है, तो ए एल। तो यहाँ से देखो आपके पास ये L से ये L कट गया, तो जो ए डैश आया है वो कितना आया है, A/3, तो वैल्यू मिल गई हमें। तो रो एल डैश बाई ए डैश बना था फॉर्मूला, तो रो एल डैश की वैल्यू तो 3L है, ए डैश की है A/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पर रो एल बाई ए, और ये 3 3 हो गया 9। तो जो नया रेजिस्टेंस है, ठीक है, यही पूछ रहा था वो आपसे कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, वो कितना होगा, 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कैसे आया ये?
ईजी है। नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से, करो शाबाश जल्दी से, नेक्स्ट ट्राई करो खुद से अगर ये चीज़ समझ में आई है। मेन है एरिया की कहानी, एरिया हमें कैसे देखना है, ठीक है। कई बच्चे डायरेक्ट इसको सोच लेते हैं कि 3 टाइम्स बड़ा है लेंथ तो 3 टाइम्स घट जाएगा एरिया, तो 1/3 कर देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर भी तरीका ये है वॉल्यूम वाला। क्लियर है, बताओ नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वायर है लेंथ L हैज़ द रेजिस्टेंस R, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ऑप्शन है स्ट्रेच करिए अब ट्वाइस। तो देखो ट्वाइस करिए अब आपने यहाँ पर, तो देखो जरा यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। देखो पहले जो लेंथ है L है, एरिया A है, अब है जो वो ये है, ठीक। स्ट्रेच करिए लेकिन यहाँ पर कितना, ट्वाइस, तो L डैश हो गई ट्वाइस 2L हो गई, और A डैश देख लेते हैं हम कि कितना होगा। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू में वॉल्यूम डैश AL, यहाँ कितना होगा A डैश L डैश, A डैश L डैश की वैल्यू कितनी है 2L है, तो यहाँ पर देखो ये L से ये L कैंसिल, तो A डैश कितना आ गया हमारे पास A/2 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा A/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू। रो L डैश की वैल्यू 2L है, ये A/2 है तो ऊपर चला जाएगा 2, 2 2 4, रो L/A, रो L/A क्या है हमारा प्रीवियस R है, तो ये आ गया। तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4R आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्लियर है, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से बता दो इसमें भी क्या होगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कंप्रेस्ड है, अब ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस में क्या होगा बताओ, देखो स्ट्रेच में तो कहानी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है और पतली हो जाती है, लेकिन कंप्रेस में क्या होगा, छोटी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये था हमारे पास, तो कंप्रेस कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और जो आपके पास वायर ऑफ रेजिस्टेंस R है इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल हम L लेके चल रहे हैं और ओरिजिनल एरिया A लेके चल रहे हैं, ठीक है सभी में। तो हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कह रहा है, मतलब कि जो L डैश है वो कितनी हो गई L/2 हो गई, हाफ हो गई ना ओरिजिनल की लेंथ की। फाइंड द न्यू R, तो इसमें भी A डैश हमें चाहिएगा, तो नया R तो वही है रो L डैश बाय A डैश, लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो वॉल्यूम की कहानी, V इज इक्वल टू में V डैश AL, A डैश इंटू में L डैश AL, तो एज इट इज़ A डैश निकालना है, L डैश की वैल्यू कितनी है अब L/2 है, तो कितना आ गया देखो A डैश और ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2A, ट्वाइस हो गया एरिया। तो समझ में आ ही रहा है आपको भी कि अगर लेंथ क्या कर दी, हाफ कर दी, तो एरिया डबल हो रहा है, ठीक है, मोटी हो रही है। तो रो L/2 हो जाएगा वैल्यू L डैश की, और A डैश की कितनी है 2A, तो यहाँ से देखो 1/4 रो L/A, मतलब 1/4, और ये है R की वैल्यू, तो ये R बना दिया मैंने यहाँ पर। तो देख लो प्रीवियस R कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि कम होगा अब। क्लियर है, और ये तो पता चल ही रहा था कि एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देख लो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, R/4 रेजिस्टेंस पहले वाले से कितना हो रहा है 1/4 टाइम। मान लो 20 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 5 का 25 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो ये थे ना, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में आप कर रहे हो तो डायरेक्ट आप ट्रिक से कर सकते हो ये क्वेश्चन। कैसे कर सकते हो ट्रिक से, देखो ट्रिक याद रखना, R डैश इज इक्वल टू में N² R, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। या फिर आप N को ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को समझते हैं हम, ये थर्ड वाला ही हमारा R डैश हमें निकालना है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। N क्या है इसमें, देखो आपके पास क्या था कि ओरिजिनल लेंथ से क्या कर दिया, वो हाफ कर दिया, तो यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ N की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर और ये R, तो देखो R अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, R/4 आ रहा है आंसर, यहाँ से भी यही आ रहा था। इसमें किसी को ये नहीं पता चलता तो 1/2 कैसे लिखा, तो फाइनल लेंथ देखो कितनी हुई थी हमारे पास 1/2L, और प्रीवियस क्या थी हमारे पास L थी, तो L से L कट गया, 1/2 बचा, तो 1/2 वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसी से ही अगर हम करना चाहें
फर्स्ट वाला, तो देखो फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था हमारा वो क्या आया था हमारे पास, कितना था ये हमारा 9R आया था, है ना, 9R आया था। चलो देखते हैं फर्स्ट वाले में तो कितना कह रहा है, ये 3 टाइम्स स्ट्रेच हुई, तो यानी कि n कितना है 3 है हमारा, तो r डैश 3 का स्क्वायर इंटू में r, देख लो 9R आ रहा है डायरेक्ट। ये 4R आया था, ये भी डायरेक्ट देखो क्या कह रहा है, ये ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ है, यानी कि n 2 है। और अगर इस वाले फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो देखो 2L होगी फाइनल और प्रीवियस थी L, तो भी 2R है। तो यहाँ पर देखो r डैश क्या आ जाएगा सेकंड के लिए, 2 का स्क्वायर इंटू में r कितना आ रहा है 4R, तो 4R ही इसका आंसर आया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो ट्रिक से। क्लियर है इतनी बात, बताओ ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कैसे कर रहा है हमने, ठीक है। करो इसको नोट, फिर हम आगे करते हैं। जरा क्वेश्चन करो जल्दी से नोट। देखिए जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कराता हूँ क्यूबॉइड में, ठीक है। देखो क्यूबॉइड का क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये मैंने एक क्या बनाया है, क्यूबॉइड बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक, जिसमें हम ये कह रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास जो फेजेस हैं एक तरह से क्यूबॉइड के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट से अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये जो है इसका, ये जो वैल्यू है इसकी, ये वाली, ये मैंने ले ली है A, और ये वाली जो वैल्यू है ये है B, गिवन है आपको, ठीक है, लेंथ इनकी, और ये वाली हो गई कितनी C, ठीक है। इस तरीके से ऐसे समझो, आ रही है बात समझ में, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरीके से हमने इनकी लिख दी है, ठीक। अब यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है, जैसे ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट फेज़ है इसका, और ये वाला क्या है इसका सेकंड फेज़ है, तो यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है इसके क्रॉस 1 और 2 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस फेज 1 एंड 2। क्लियर है, ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपके कि क्यूबॉइड ये कैसे बनाया है हमने। ऊपर वाला फेज़ है एक, जैसे बॉक्स है आपके पास, एक ऊपर वाला फेज़ है, एक नीचे वाला है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको आपको समझा दूं, अगर देखो इससे समझाता हूँ। देखो ये भी ऐसा ही है क्यूबॉइड ये, ठीक है। तो फेज़ 1 और 2, 1 ये वाला है और 2 ये वाला फेज़ है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो। करंट जा रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। 1 और 2 में से आपको बताना है, ठीक है। तो आप खुद सोचो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी, ρL/A। अब देखो ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी इसकी, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो लेंथ होगी ये वाली, है ना, इतनी लेंथ ही तो होगी। तो ये लेंथ देख लो यहाँ पर क्या है, ये लेंथ, ये अगर C है तो ये भी C है ना, क्योंकि क्यूबॉइड है। ये C, ये वाला A है तो ये वाला भी A होगा। ये मतलब है कहने का, जैसे ये C है तो ये भी C है, ठीक है। तो वो मतलब हो गया। तो ये लेंथ हो गई इसकी कितनी, C हो गई। तो मैं यहाँ लिख दूँ ρC। अब एरिया क्या होगा, देखो इसका, ये ऊपर वाला मान लो आप पार्ट, ठीक है, एरिया इसके लिए, ठीक, ये वाला एरिया, ठीक, क्योंकि करंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो वाला एरिया लेते हैं। तो करंट के परपेंडिकुलर ये है एरिया, तो इसका एरिया लेंगे। अब देखो इसका एरिया अगर करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगा इसमें, ऊपर वाले फेज के लिए, मतलब ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई ऐसे। तो ये वाली देखो ये A है तो ये भी क्या होगा इसका A होगा, ये A हो गया। और ये कितना होगा, ये B है तो ये वाला भी क्या है B है, तो A इंटू में B हो जाएगा। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, AB। बताओ समझ में आया, ऐसे किया ना हमने एरिया में। एरिया के लिए जब हमने देखा ये वाली चीज़ A है और ये B है, तो ऊपर वाले फेज का एरिया ले लिया ना, A इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो चीज़, क्योंकि ये रेक्टेंगल ही तो है, फेसिस क्या है इसके, रेक्टेंगल है। इस तरीके से अगर इसी में मैं बोल देता आपको कि करंट ऐसे निकल रहा है ये वाला फेज, तो ये 3 है और ये क्या है 4 है, मतलब मैं अब ऐसे कह रहा हूँ आपको, ये है ना आपके पास, यहाँ से करंट गया ऐसे और यहाँ से निकल गया, समझ रहे हो। तो इसमें भी सिंपल ही होगा, कैसे निकाल लेंगे, फॉर फेज 3 एंड 4 कैसे करेंगे बताओ। R इज इक्वल टू में रो L कितना होगा इसका, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, तो ये वाली लेंथ हो गई, तो लेंथ क्या होगी हमारी, ये B होगी, तो B हो गया। और एरिया देखो ये ऐसे समझो, ये बॉक्स है ना, ये वाला फेज है इसका, तो फेज ये वाला है तो इसका एरिया, तो A इंटू में C, तो A इंटू में
सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप पीछे वाला जो फेज है इसका और एक सामने वाला है वो उसके लिए भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके कैसे किया 1 और 2 और 3 4। आमने सामने वाला कैसे कह रहा हूँ मैं, ये देखो मैंने किया है ये ऊपर वाला नीचे वाला दो साइडों वाले लिए। मैं कह रहा हूँ एक ये आगे पीछे वाला भी आप कर सकते हो लेके, ठीक है। उसके लिए भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो रो एल क्या होगा अगर हमारे पास पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आगे आ रहा है तो लेंथ ये वाली ए बनेगी उसकी, ऐसे है ना, तो ए आ गया। और एरिया, एरिया क्या होगा, देखो ये सामने वाला ले लो या पीछे वाला ले लो। अगर सामने वाला ले रहा हूँ मैं, सामने वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली चीज़ देखो इसकी, ये बी है तो ये भी बी है, या पीछे वाला ही ले लो बी है ये, ठीक है। और साथ में ये सी है तो बी सी ये बन जाएगा अगर आगे पीछे वालों के लिए लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करो इसको नोट, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो इसको नोट। कर लिया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही डायग्राम से रिलेटेड है। वो क्या है हमारे पास, होलो सिलेंडर है। क्या है, होलो सिलेंडर है। तो देखो होलो सिलेंडर के लिए कैसे होगा, देखो जैसे ये सिलेंडर है एक, होलो है तो होलो में हम ऐसा बना देते हैं, है ना। मतलब क्या है, ये यहाँ ये वाला पार्ट भरा हुआ है, यहाँ से ये खुला हुआ है, जैसे एक पाइप है, मोटा पाइप है, लेकिन बीच में से जगह है निकलने की, इस तरीके से आप समझो, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर अगर देखो ये वाला जो एरिया है, मैं यहाँ आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये सामने सिलेंडर पड़ा है, ठीक है, और बीच में इतना उसके होल है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है हमें सामने से, वो मैं यहाँ आपके ऐसे फ्रंट में बना रहा हूँ ऐसे, जिसमें ये बोलता है इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है वो कितनी है, R2 है। मतलब इनर रेडियस है R1 गिवन और आउटर रेडियस है R2 गिवन। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस बताना, और कह रहा है करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, इस तरीके से I करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो हमें पता है कि इसके जहाँ ये खाली जगह है यहाँ तो करंट नहीं होगा, करंट कहाँ होगा, जहाँ ये भरा हुआ एरिया है ना। तो एरिया किसका लूँगा मैं यहाँ पर, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R इज टू में रो एल ए, मान लो इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये हमने मान ली कितनी है, मान लो ए है लेंथ, कितनी है, ए लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि रो और ए हो गया। अब एरिया कैसे निकाल दोगे, एरिया तो वही होगा ना, सिर्फ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वही पार्ट होगा, तो जो भरा हुआ है वो पार्ट होगा सिर्फ। ये तो चीज़ समझ रहे हो ना, आपके सामने एक पाइप ऐसे, ठीक है, लेकिन वो मोटा पाइप है। मोटा कैसे है, अंदर उसके इतनी सी जगह है देखने की, ये बड़ा पाइप है उसके अंदर से इतनी सी जगह देखने की है, मतलब इतना होलो है ना वो, लेकिन बीच का पार्ट वो क्या है, भरा हुआ है। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट साइड से हम उस पाइप को देख रहे हैं सामने से, तो ऐसे भरा हुआ दिख रहा है। ये वाला पार्ट दिख रहा है उसका अंदर की तरफ जाता हुआ खोखला, जैसे ये पार्ट हो गया इसका ऐसे सामने वाला पाइप का, लेकिन ये तो पूरा भरा हुआ है ना, ये बीच में से खुला हुआ है मान लो थोड़ा सा। तो ये जो भरा हुआ पार्ट है वो हमने लास्ट का कोना R2 मान लिया, और जो यहाँ पर पहला कोना है ये वाला R1 मान लिया, रेजिस्टेंस वाला जो रेडियस वाला, ठीक है। तो एरिया हमें पता ही है, यहाँ सर्कल है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है कैसे निकलता है, मैथमेटिक्स में हमने किया हुआ है क्लास 10th में भी बहुत बार, तो ये चीज़ तो हमें पता है कैसे निकलेगा ये एरिया। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो कैसे निकलेगा बताओ। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ये पाई R2 का स्क्वायर माइनस में पाई R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन लो, R2 स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर, तो ये आ गया। तो बस ये एरिया यहाँ रखो, पाई R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर, बस सिंपल है। कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, कर लो इसको भी नोट, फिर आगे चलते हैं, आगे करते हैं टॉपिक। हाँ जी, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम इसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम बोलते हैं टू प्रूव दैट R इज इक्वल टू में ml अपॉन में ne स्क्वायर a टाउ। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n इज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद होना चाहिए आपको। स्मॉल n क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो हमने करंट के बीच में रिलेशन किया था, वहाँ पर हमने ये n को बताया था। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज एरिया,
ऑफ कंडक्टर और टाउ क्या है हमारा रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था ये। तो यहाँ पर देखो हम जब प्रूफ करेंगे इसका, ठीक है, तो देखो एज वी नो I इज इक्वल टू में क्या था फॉर्मूला बताओ, NEAVD, बताओ ये था फॉर्मूला, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन हमने निकाला था वो ये था। क्लियर। अब हमें ओम्स लॉ में पता है V और I का कुछ यूज़ है, ठीक है, तो VD के हमारे पास दो फॉर्मूले थे अगर आपको याद हो, है ना। तो यहाँ पर जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था तो VD के दो फॉर्मूले कौन से थे, देखो जो हमें यहाँ यूज़ करना है वो पोटेंशियल वाला यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VD इज इक्वल टू में था हमारे पास EV टाउ बाय ML, और एक VD हमारे पास क्या था E कैपिटल E टाउ बाय M, ये था, ठीक है। तो इसमें तो E आ रहा है, ठीक है, हमें तो V चाहिए, तो हमने ये पोटेंशियल वाला यूज़ कर लिया। क्लियर है, कईयों को ये रहेगा कि नहीं तो कन्फ्यूज़न कि वो वाला क्यों नहीं लिया फॉर्मूला, ठीक। अब देखो ज़रा, यहीं से हम प्रूफ कर देंगे ओम्स लॉ को। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लो, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो I इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा NEA, VD की ये वैल्यू है, ये वैल्यू रख दो EV टाउ बाय ML, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं और V के नीचे I ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना जो हमारा एक्चुअल ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू में V अपॉन में I, और V बाई I, R क्या था हमारा वहाँ कांस्टेंट था, तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, V ये वाला जो V है इसके नीचे ये I ले आएंगे और ये ML ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म सारी नीचे आ जाएगी V को छोड़ के। तो देखो N और ये E और E स्क्वेयर हो गया, E स्क्वेयर और V टाउ, N E स्क्वेयर और ये A आएगा, V नहीं, V तो उधर रख ही लिया हमने, A टाउ, V तो यहीं रहने दिया ना, ये पूरी टर्म इधर ले आए V को छोड़ के, E और E स्क्वेयर हो गया, ठीक है, और ये ML इधर चला गया, I इधर आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब खुद सोचो आप, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, V अपॉन में I क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है ना, फिजिकल कंडीशंस तो हमने सारी कांस्टेंट की हुई हैं, N भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट किया हुआ है, तो हमारा टाउ भी फिक्स ही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने कहा था कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो वो भी नहीं है, यहाँ सब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट ही रखी हुई है हमने, ठीक है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, ये एरिया भी कांस्टेंट है, क्लियर है। तो V बाई I इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यही तो ओम्स लॉ कहता था, दैट इज दिस इज ओम्स लॉ या नहीं, बताओ ये प्रूफ हो गया कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास, अगर हम ये देखें वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, जो R था हमारे पास वो क्या आया था, V बाई I आया था। तो यहाँ से अगर ये मैं थर्ड मान लूँ और ये फोर्थ मान लूँ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से देखो R की वैल्यू ये नहीं बन जाएगी, VI राइट साइड हो गई है ना, राइट साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो ये चीज़ हम इक्वल कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा ML NE स्क्वेयर A टाउ। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर भी कर सकते थे ये कि V बाई I R है, तो V बाई I की वैल्यू यहाँ पर हमने R रख दी, उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मेन है कि ये कैसे हमने प्रूफ किया, तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ आ रहा है इस तरीके से, तभी R की वैल्यू ये आएगी, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो तभी है ना, V बाई I कॉन्स्टेंट है यहाँ से, तो कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ भी V बाई I कांस्टेंट में कहाँ R को बोलता है, तो अगर ये R है तो यहाँ पर ये पूरा भी क्या होगा, R की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से R ये भी है एक हमारे पास या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और एरिया भी क्या है हमारा फिक्स है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट बोलते हैं। नहीं तो आपको पता है लेंथ और एरिया तो चेंज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, और वैसे भी अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तब भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये भी हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ ये चीज़ समझ में आया ओम्स लॉ का प्रूफ, या फिर हम कहें कि R इज इक्वल टू ML अपॉन में NE स्क्वायर A टाउ, ये कैसे निकाला हमने। अब देखो टू प्रूव दैट, ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, रो इज इक्वल टू में M अपॉन में दिस। देखो ये कैसे आएगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू में दिस। देखो यहाँ से अगर आप ध्यान दो R इज इक्वल टू ये आया है हमारा, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हमें प्रूव करना है ना, ठीक है। तो टू प्रूफ में, प्रूफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो
वी नो कि जो R है हमारे पास वो क्या है, ml(ne²a टाउ), एंड ऑल्सो R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ρl/a है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारी फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, इनको भी क्या करो आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 and 2। तो देखो यहाँ से ρl/a इज इक्वल टू में दिस टर्म, बिकॉज ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो ये ml में ne²a टाउ। यहाँ से देखो ये l ये a कट गया, इनसे क्या बचा, यहाँ से रो की वैल्यू क्या बची, ne² टाउ। तो ये रो आ गया हमारा या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी आपको पता ही है किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। लेंथ और एरिया चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ तो आपको पता है पहले से ही। तो रेजिस्टिविटी पे जो फ़र्क पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है, वह तो कांस्टेंट होती है, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल तो डिफर करेगी, ठीक है ना। मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगी तो n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होंगे, ठीक है। और m और e से तो कोई फ़र्क नहीं है ना, ये तो सेम ही रहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फिर रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टिविटी पर भी, क्लियर है। तो ये चीज़ें समझ में आई कैसे हमारे ये प्रूफ हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो जानी चाहिए दोनों, R क्या है हमारा और रो क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था पहले, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँ, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो कहीं सोचोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही है, नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी, और फिर हम एक टॉपिक और करेंगे इसमें, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर ये लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। करो इसको नोट, फिर आगे का करते हैं, करो जल्दी से इसको। हाँ जी, देखिए अब कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम, यहाँ पर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं और करंट डेंसिटी के बारे में। ये सारा यूज़ होगा फिर आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। इसको हम लिखते कैसे, हम इसको G से लिखते हैं, और ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, क्लियर है। यानी कि मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कम है तो मतलब क्या है, यानी कि वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी कि उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा ही है, ये मतलब तो आप समझते ही हो, क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, वो क्या होगा बताओ, 1/R है, तो 1 में रेजिस्टेंस का क्या था, ओम था, तो ये ओम ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा, ओम इनवर्स, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे ओम इनवर्स, ऐसे, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है। अब ओम इनवर्स है ना, यानी कि उल्टा, तो इसको ना, इसको मतलब ऐसे ओम है ना, ओम का उल्टा है, देखो ऐसे लिख दिया, ये M पहले लिख दिया, HO, तो ओम का उल्टा मो भी है इसका यूनिट, ठीक है, और मो, और एक और यूनिट है इसका सीमन, ठीक है, याद रखना ये कई बार पेपर में आ जाता है कि सीमन बताओ किसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस का यूनिट है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं सिग्मा से, और रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या बन जाएगा बताओ, SI यूनिट जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो कैसे निकलता था हमारा, RL/A/L सॉरी, ठीक है। तो ओम होता था, मीटर स्क्वायर होता था, यहाँ मीटर होता था, तो ओम मीटर होते थे इसके यूनिट। तो ये ओम मीटर यहाँ अपॉन में लगाओगे जब ऐसे ओम मीटर, तो ये ऊपर जाके क्या बनेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे यूनिट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस तरीके से आ जाएंगे, क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी देखो, सबसे पहली बात तो है करंट जो डेंसिटी है ना, ये कैसी क्वांटिटी है आपके पास, एक
वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ याद रखना। तो इसको हम जे से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हम जे से लिखते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट अपॉन में एरिया होता है। एरिया भी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जैसे इसमें, जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतने पार्ट में से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो जो एरिया होता है ना, एरिया इसमें हमेशा कैसा लेंगे हम? परपेंडिकुलर टू दैट करंट। क्लियर है? अब जैसे इसमें मान लो इस तरीके से होता है ये, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ये ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये करंट जा रहा है और ये इसका एरिया वेक्टर आपको पता है कैसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। देखो या तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका, ठीक है, करंट परपेंडिकुलर है, एरिया देखो करंट ऐसे जा रहा है और एरिया ऐसे है ना। या फिर एरिया वेक्टर की बात करो, अगर एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये इसके बीच वाला पार्ट है ये कंडक्टर का, ठीक है, तो ये तो हो गया सरफेस एरिया इसका, ठीक है ना। और करंट के ये परपेंडिकुलर है, करंट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर निकालूँ तो एरिया वेक्टर तो अलोंग दैट करंट ही है ना, ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका करंट इधर है लेकिन एरिया वेक्टर तो इसके अलोंग ही है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया और ये एरिया वेक्टर ऐसे है, तो ये थीटा है मान लो, तो ये क्या बनेगा? ए कोस थीटा, और इधर क्या बनेगा इसका? ए साइन थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा करंट डेंसिटी का वो क्या बनेगा? आई अपॉन में ए कोस थीटा बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो ए और आई एक ही डायरेक्शन में, तो मतलब क्या है, ये थीटा 0 है, तो यहाँ थीटा 0 करो, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर आई बाय ए ही आ गया फॉर्मूला, यही वाला आ गया। ऐसे आप समझ सकते हो करंट डेंसिटी को। तो इसके एसआई यूनिट बता दो जल्दी से, क्या होंगे इसके एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर, एम्पियर और मीटर इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं तो ऊपर जाके ये होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? आ गया समझ में? जल्दी से बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की, जो कि हमें ड्राइव करना है, जो कि होता है हमारा जे वेक्टर इज इक्वल टू में सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, करो जल्दी से इसको नोट, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, देखो अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो इसमें हमें जो हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी वो क्या निकाली थी, उसका यूज़ होगा यहाँ पर। क्या था वो रेजिस्टिविटी, जल्दी से बताओ? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, ये था रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका यूज़ होगा। देखो यहाँ पर भी जैसे हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में किया था ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही चलेगा, लेकिन वहाँ पर जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला v/L वाला लिया था ना, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हम E वाला लेंगे, क्योंकि ये देखो J सिग्मा E ये वाली चीज़ है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू में क्या था आपके पास, IR था, है ना, v इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो R इज इक्वल टू में v अपॉन में I। ठीक है, और यहाँ से देखो आप ज़रा इसको, अगर यहाँ से देख पाओगे आप इसको इससे, तो देखो J वेक्टर इज इक्वल टू में सिग्मा E, है ना, वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये इसी फॉर्म में है, कैसे है वो देखना आप। देखो E है इधर, ठीक है, और करंट स्केलर होता है, यहाँ J क्या है, करंट डेंसिटी, ये वेक्टर फॉर्म में आ गई। ठीक है, रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर ये जो सिग्मा है इसको हम रेजिस्टिविटी कर लेते हैं। तो ये कंडक्टिविटी थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो से कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया हमारा E। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ से अगर आप देखो, इसी को ही मैंने लिख दिया ये। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, J क्या हो गया हमारा I, ठीक है, और E क्या हो गया हमारा V। तो मैं इसको अगर लिखूँ ऐसे, ये रो इधर चला गया और E अपॉन में J। देखो इससे कंपेयर करो इसको, देखो रो और ये R, और यहाँ ये V है, इसको हमने यहाँ E से कर दिया, और I यहाँ स्केलर था, यहाँ ये J हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में। मतलब ये चीज़ ऐसे बन रही है, वैसे आपको समझाने के लिए थी बात ये। ठीक है, लेकिन यहाँ से समझो, चलो ये तो थी बात की वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इसको सोचते हैं कि ये कैसे आया, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। ठीक है, देखो वी नो I इज इक्वल टू में क्या होता है बताओ, NEAVD, और VD का फॉर्मूला यहाँ हमें लेना है E वाला। ठीक है, E की वैल्यू v/L रखते थे, वो करते थे हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, यानी कि प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ में। वेक्टर फॉर्म में हमें वो E वाला लेना है, क्योंकि यहाँ E है।
ठीक है, तो ये कहानी वही है। देखो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। पुट करो जरा, पुट करो सेकंड को फर्स्ट में, तो i इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी की वैल्यू ई टाउ बाय एम, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला a इसके नीचे ले आओ, i अपॉन में a, तो ये तो j बन गया है ना। और यहाँ क्या बचा देखो, एन ई स्क्वायर बन गया ई टाउ बाय एम। अब मैं आपको कह रहा था कि रो की वैल्यू याद रखना, m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, तो देखो m एन ई स्क्वायर टाउ, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दो, देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ये रहा e इधर। ठीक है, i बाय a, देखो ये है हमारे पास। ठीक है, अब अगर ये चीज़ हमें पता है, इसको यहाँ लिख लो, देखो यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो रो इज़ m अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, तो 1 बाय रो इज़ क्या हो जाएगा, पलट दो इसको, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, ये देखो ये वाली वैल्यू है हमारी 1 बाय रो की, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो i बाय ए इज़ j, वेक्टर में लिख दो, और एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इज़ 1 बाय रो, और ये है हमारे पास e, तो मैं यहाँ पर e ऐसे लिख देता हूँ, या चलो ऐसे नहीं लिखते, ये 1 बाय रो हो गया, और ये वाला हमारा e वेक्टर हो गया यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो ये हो गया हमारे पास j वेक्टर इज इक्वल टू में 1 बाय रो इज़ सिग्मा, कंडक्टिविटी है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, दैट इज़ कंडक्टिविटी, और ये आ गया हमारे पास e। तो ये हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पर लिख सकते हो तो लिख लो, j इज इक्वल टू में क्या था हमारा, i अपॉन में a था, और यहाँ पर सिग्मा क्या था हमारा, 1 अपॉन में रो था, जो कि यूज़ हुआ हमारा। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ये चीज़ समझ में आ गई? मैं दोबारा समझा देता हूँ कि कैसे ये है हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू में आई आर था, तो r इज इक्वल टू में था v अपॉन में i। अब ये देखो j वेक्टर और ये सिग्मा e वेक्टर, देखो सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रो, और ये e है हमारा, और ये क्या है, j वेक्टर हो गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाला रो इधर ले जाऊँगा, और ये e अपॉन में ये j यहाँ रख दूँगा। क्लियर है? देखो ये रो को इससे कंपैरिजन करो, ये r हो गया, ये रेजिस्टिविटी हो गया, ये v है, ये e हो गया वेक्टर फॉर्म में, और ये i है, i तो सॉरी स्केलर है। ठीक है, और ये j आपका करंट डेंसिटी वेक्टर हो गया, यहाँ e भी वेक्टर है आपका ये। ठीक है, तो ये देख लो किस तरीके से हमारा ये आता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कईयों को ऐसे रिलेट ना करना आ रहा हो, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो इसको। ठीक है जी, बताओ समझ में आया? ठीक है, तो इतना ही करो अभी इस लेक्चर में आप, फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, सीरीज़ और पैरेलल में क्वेश्चंस भी करेंगे उसके। ठीक है, और कलर कोडिंग भी करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, तब तक के लिए ये करो आप अच्छे से, अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।